मेरी शादी के बाद मेरी 3 नंदें अपने बच्चों समेत आए दिन घर आ जाती और शाम का खाना खाकर अपने खाविंद के लिए सालन तक लेकर जाती थी। शुरू में तो काफी बर्दाश्त किया, फिर मैंने कहना शुरू कर दिया, मैं अकेली पकाती हूँ और मुझे 10 लोगों का रोजाना खाना पकाना पड़ता है। लेकिन शोहर साहब उल्टा मुझ पर बोल पड़े कि तुम ठीक नहीं हो। ये सुनकर मैंने मेरी शादी को 2 महीने हो चुके थे। शुरू के दिन तो किसी ख्वाब की तरह थे। जिशान मेरा बहुत ख्याल रखते थे और अम्मी यानी मेरी सास भी मुझसे बहुत शफकत से पेश आती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ खुशफहमियों की धुंध छटने लगी थी और मुझे एहसास हुआ कि इस घर में मेरी हैसियत एक फर्ज से ज्यादा एक ऐसी मशीन की है जिसका काम सिर्फ दूसरों की फरमाइशें पूरी करना है। सुबह के 9 बज रहे थे। किचन की खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर झांक रही थी, लेकिन मेरे लिए ये रोशनी सुकून की बजाय नई जिम्मेदारियों का पैगाम लेकर आई थी। मैंने बोझल कदमों से बावर्ची खाने का रुख किया। रात को देर तक सबके बर्तन धोने और किचन साफ करने की वजह से मेरी कमर में हल्की सी दर्द थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर 10 बजे तक नाश्ते की मेज ना सजी तो अम्मी के माथे पर बल पड़ जाएंगे। मैंने भी आटा गूंदना शुरू ही किया था कि बाहर हॉल से बच्चों के चीखने और दौड़ने की आवाजें आने लगी। मेरा दिल एकदम जोर से धड़का, क्योंकि ये शोर सिर्फ नाइला आपा के बच्चों का ही हो सकता था। मैंने जल्दी से हाथ धोए और किचन से बाहर झांका तो नाइला आपा अपने तीनों बच्चों साथ सोफे पर विराजमान थी और अम्मी उनके बच्चों को प्यार कर रही थी। अम्मी पिछले इतवार ही तो वो यहाँ से गई थी और आज मंगल को फिर आ गई थी। नाइला आपा ने मुझे देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहने लगी कि सहर देखो, बच्चे जिद कर रहे थे कि नानी के घर जाना है और मेरा अपना दिल भी सुबह से बहुत घबरा रहा था। मैंने सोचा चलो आज का दिन यहीं गुजार लेते हैं। अम्मी ने फौरन उनकी तायद की और मेरी तरफ देखकर बोली कि सहर अब बातें छोड़ो और जल्दी से नाइला के पसंदीदा आलू वाले पराठे बनाओ और देखो बच्चों के लिए भी कुछ खास बनाना, बेचारे सुबह से भूखे होंगे। मैं दोबारा किचन की तपिश में वापस आ गई थी। पराठे बेलते हुए मेरे माथे पर पसीना चमक रहा था। नाइला आपा के बच्चे हॉल में उधम मचा रहे थे। कभी कोई गुलदान गिरता तो कभी सोफे के कुशन जमीन पर पड़े होते, लेकिन किसी ने उन्हें टोकने की जहमत नहीं की थी। मैंने एक एक करके 10 पराठे तैयार किए, क्योंकि नाइला आपा के बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक से खाते थे। नाश्ते की ट्रे लेकर जब मैं हॉल में आई तो नाइला आपा मोबाइल में मगन थी और बच्चे पराठों पर टूट पड़े थे। अम्मी मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सहर क्या तुमने नाश्ता कर लिया है या तुम्हें चाय चाहिए। अभी नाश्ते के बर्तन सिंक में ही पड़े थे कि 11:30 बजे दरवाजे की घंटी फिर बजी। इस बार शाइस्ता अपनी 2 बेटियों के साथ आ धमकी थी। घर में अचानक से रौनक तो बढ़ गई थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। शाइस्ता ने आते ही सोफे पर बैग फेंका और कहने लगी कि उफ सहर, किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। अम्मी ने वहीं से आवाज लगाई कि सहर बेटा, अब दोपहर के खाने की तैयारी करो। शाइस्ता आई है तो माश की दाल रहने दो, बल्कि फ्रीजर से गोश्त निकाल लो और अच्छा सा सालन बनाओ। शाइस्ता को दाल पसंद नहीं है ना। मैंने सिंक में पड़े बर्तनों के ढेर को देखा और फिर अम्मी की तरफ मुड़ी। अम्मी, मैं अकेली हूँ, इतने सारे लोगों का खाना और फिर इन बच्चों का शोर। अगर आप कहें तो आज बाहर से कुछ मंगवा लें। अम्मी की आंखों में फौरन गुस्सा उतर आया था और वो तीखे लहजे में बोली कि सहर, जवान होकर ऐसी बातें करती हो। हमने भी उम्रें गुजार दी खिदमत करते करते। ये तुम्हारी नंदे हैं और ये इनका अपना घर है। अगर वो एक दिन के लिए यहाँ आती हैं तो क्या तुम खाना भी नहीं बनाओगी? चलो शाबाश, जल्दी करो। मेहमानों के सामने ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। शाइस्ता और नाइला आपस में हंसी मजाक कर रही थी। वो अपने बच्चों के स्कूल की बातें कर रही थी और ससुराल के किस्से सुना रही थी, लेकिन किचन का रास्ता जैसे उनके लिए बंद था। मैं गोश्त भून रही थी और पसीने से मेरा बुरा हाल था। किचन की हब्स और तपिश मेरे सर में दर्द पैदा कर रही थी। दोपहर के 2 बजे जब मैंने दस्तरखान लगाया तो सब ऐसे टूट पड़े जैसे वाकई कई दिनों के भूखे हों। खाने के दौरान नाइला आपा ने कहा कि सहर, नमक थोड़ा कम है, अगली बार जरा चख लेना और हाँ, शाम की चाय के साथ कुछ मीठा भी बना लेना। मेरा दिल बहुत चाह रहा है। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए थे, लेकिन मेरे नसीब में आराम कहाँ था। मेज पर बिखरे बर्तन, झूठे खाने और फर्श पर गिरी हुई बच्चों की रोटियां मेरा इंतजार कर रही थीं। मैंने गहरी आह भरी और बर्तन धोने लगी। अभी तक मैंने खुद एक निवाला भी नहीं खाया था। जब मैं फारिग होकर किचन से निकली तो मेरा जी चाह रहा था कि कहीं गिरकर सो जाऊं, लेकिन अभी तक शाम की चाय और रात के खाने का मरहला बाकी था। असर के वक्त आसमा भी अपने मियाँ के साथ आ गई। अब घर में 10 से 12 लोग हो चुके थे। आसमा सबसे छोटी थी और सबकी लाडली। उसने आते ही ऐलान किया कि आज रात का खाना तो सहर भाभी के हाथ की बिरयानी का होगा। मैंने जब ये सुना तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई। बिरयानी बनाना कोई मामूली काम नहीं था, और वो भी इतने सारे लोगों के लिए। मैंने बेबसी से जिशान का सोचा कि वो कब आएंगे और कब मुझे इस अजाब से निजात मिलेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि असल इम्तिहान तो अभी शुरू होना है। घड़ी की सुइयां शाम के 7 बजा रही थी और घर का नक्शा किसी मेले का मंजर पेश कर रहा था। हॉल में तीनों नंदों के बच्चे सोफों पर उछल रहे थे और अम्मी अपनी बेटियों के साथ कहकहे लगा रही थी। किचन में हब्स इस कदर था कि मेरा दम घुटने लगा था। मैंने अभी बिरयानी के लिए प्याज काटा ही था कि नाइला आपा अंदर आई और बड़े प्यार से कहने लगी कि सहर देखो, आज शाइस्ता के मियाँ भी आ रहे हैं तो बिरयानी जरा ज्यादा बनाना। और हाँ, आसमा कह रही थी कि उसे साथ में रायता और कबाब भी चाहिए होंगे। मैंने चूल्हे की आंच धीमी की और अपनी सूजी हुई उंगलियों को देखा जो सारा दिन काम करने से अकड़ चुकी थी। मैंने
नायला आपा की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा कि आपा मैं सुबह 7 बजे से किचन में हूँ, अगर आप में से कोई थोड़ी सी मदद कर दें तो खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। ये सुनते ही नायला आपा के माथे पर फौरन बल पड़ गए थे और उन्होंने तीखे लहजे में जवाब दिया कि सहर हम तो यहाँ सुकून करने आते हैं, अगर यहाँ आकर भी हमें किचन में ही घुसना है तो फिर अपने घर क्या बुरे थे। तुम जवान हो माशाल्लाह, अल्लाह ने हिम्मत दी है, जरा सा काम करके थक जाती हो। वो पैर पटकती हुई बाहर चली गई और कुछ ही देर बाद हॉल से अम्मी की ऊंची आवाज सुनाई दी कि कुछ लोगों का ज़र बहुत छोटा होता है, अपनों की खिदमत करना भी उन्हें बोझ लगता है। ये तंज सीधा मेरे कलेजे के पार हुआ था। मैंने खामोशी से आंसू पूछे और दोबारा बिरयानी के पतीले की तरफ मतवज्जा हो गई। रात के 9 बजे जब दस्तरखान लगा तो सब ऐसे टूट पड़े जैसे वाकई मेरी मेहनत की उन्हें कोई कदर नहीं थी। खाने के दौरान हर कोई अपनी पसंद और नापसंद बताता रहा, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि सहर तुम क्यों नहीं बैठ रही, तुमने कुछ खाया या नहीं। खाना खत्म होते ही नायला आपा ने सिंह के पास आकर कहा कि सहर ये जो सालन बच गया है इसका एक डब्बा पैक कर दो, मेरे मियाँ सुबह दफ्तर ले जाएंगे। और शाइस्ता ने भी अपना हिस्सा पहले ही अलहदा कर लिया था। मैं हैरत से उन्हें देखती रह गई कि मैं यहाँ अकेली खप रही हूँ और ये लोग कल का इंतजाम भी यहीं से कर रही हैं। रात के 11 बजे जब सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे और मैं बर्तन धोकर फारिग हुई तो मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं जब अपने कमरे में आई तो ज़िशान आराम से बेड पर लेटे मोबाइल देख रहे थे। मैंने उनके करीब बैठकर लरसती आवाज में कहा कि ज़िशान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने मोबाइल से नजरें हटाए बगैर कहा कि हाँ कहो क्या बात है सहर। मैंने गहरा सांस लिया और कहा कि ज़िशान आपकी बहनें जब आती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन उनका इस तरह बार बार बच्चों समेत आना और 10-10 लोगों का खाना अकेले बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ज़िशान ने एकदम से मोबाइल साइड पर रखा और उनकी आंखों में गुस्सा चमकने लगा। उन्होंने कहा कि सहर ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी बहनें हैं और ये उनका अपना घर है, क्या अब वो अपने भाई के घर से खाना भी नहीं ले जा सकती। मैंने कहा कि ज़िशान बात खाने की नहीं है, बात एहसास की है। मैं सारा दिन किचन की तपिश में जलती हूँ, शाम को मेरी कमर में शदीद दर्द होता है, लेकिन आपकी बहनें मदद करने की बजाय उल्टा मुझ पर तंज करती हैं और आप भी कभी मेरा साथ नहीं देते। ज़िशान का पारा हाई हो चुका था। उन्होंने बेड से उड़कर चीखना शुरू कर दिया कि सहर मुझे लगता है तुम ठीक औरत नहीं हो, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है और तुम मेरे खानदान में फूट डालना चाहती हो। मेरी बहनें इस घर की रौनक हैं और अगर तुम्हें उनकी खिदमत करना बोझ सकता है तो ये तुम्हारी बदनीयती है। आज के बाद मेरी माँ या बहनों के बारे में ऐसी कोई बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर मेरा दिल पाश पाश हो गया था। मैंने सोचा था कि वो मेरा दुख समझेंगे, लेकिन उन्होंने तो उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया था। मैंने उस रात तहैया कर लिया कि अब मैं कभी उनसे शिकायत नहीं करूंगी। मैंने खामोशी से चादर ओढ़ी और दीवार की तरफ मुंह करके लेट गई। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, लेकिन सिसकियों की आवाज दबाने के लिए मैंने तकिए में मुंह छुपा लिया। मुझे समझ आ गया था कि इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक बेजान मशीन की है, जैसे इस्तेमाल तो सब करते हैं मगर उसकी कदर नहीं करते। ज़िशान की वो बात कि तुम ठीक नहीं हो मेरे कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं सिर्फ काम करूंगी और किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ज़िशान की इस तल्ख गुफ्तगू के बाद मैंने जैसे अपने वजूद पर खामोशी की चादर ओढ़ ली थी। अगले कई दिन तक मैंने एक मशीनी अंदाज में घर के सारे काम निपटाए, ना कोई शिकवा किया और ना ही कोई फरमाइश। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी ये खामोशी ज़िशान के दिल में मेरे लिए कोई नरम गोशा पैदा कर देगी या अम्मी को मेरी थकान का एहसास होगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। मेरी खामोशी को सबने मेरी रजा समझ लिया था और काम का बोझ पहले से भी बढ़ गया था। पूरे 20 दिन गुजर चुके थे। मैंने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी थी। फोन पर बात होती तो अम्मी की आवाज़ सुनकर मेरा दिल भर रहा था, लेकिन मैं उन्हें अपनी तकलीफ नहीं बताना चाहती थी। बुध सुबह मैंने हिम्मत करके अम्मी से पूछा कि अम्मी जी अगर आप कहें तो मैं आज दोपहर को अपनी माँ के घर हो आऊँ, काफ़ी दिन हो गई हैं उनसे मिले हुए। अम्मी ने मोबाइल से नजरें हटाई और बेजारी से कहा कि हाँ हाँ चली जाना, लेकिन देखो घर के सारे काम खत्म करके जाना और शाम की खाने से पहले वापस आ जाना। मुझे रात को देर से खाना पसंद नहीं है। ये सुनते ही मैं खुशी खुशी किचन में लगी और बिजली की तेजी से सारे काम निपटा दिए। बर्तन धोए, घर में झाड़ू लगाया, पौधों को पानी दिया और दोपहर का सालन भी बनाकर ढक दिया। मैंने सोचा था कि बस 2 घंटे अम्मी के पास बैठूंगी तो मेरा बोझल दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर मैं अपने कमरे में गई और तैयार होने लगी। मैंने अपना पसंदीदा नीला जोड़ा पहना और बालों को सलीके से संवार दिया। मैंने ज़िशान को भी कॉल करके बता दिया था। अभी मैंने अपना पर्स उठाया ही था कि बाहर हॉल से वही जानी पहचानी आवाजें आने लगी। नायला आपा और शाइस्ता अपने बच्चों समेत लाउंज में ढेर हो चुकी थी। मेरा दिल एकदम से डूब गया। मैं लरसते कदमों से बाहर आई तो नायला आपा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली कि वाह सहर, आज तो बड़ी तैयारी है, कहीं जाने का इरादा है क्या? अम्मी ने वहीं से सोफे पर बैठे हुए बुलंद आवाज में कहा कि हाँ, ये अपनी माँ के घर जा रही है। महारानी को 20 दिन में ही याद सताने लगी है। मैंने दबी आवाज में कहा कि अम्मी मैंने सारा काम कर लिया है और सालन भी बना दिया है, मैं बस 2 घंटे में मिलकर वापस आ जाऊंगी। नायला आपा ने एकदम से पैंतरा बदला और कहने लगी कि अम्मी देखें जरा, हम यहाँ इतनी दूर से धूप में तपते हुए आए हैं और ये साहिबा हमें छोड़कर मायके जा रही है। अब इन बच्चों के लिए चिप्स कौन बनाएगा और शाम को हमने सोचा था कि पकौड़े खाएंगे। ये सुनते ही अम्मी का पारा फौरन हाई हो गया।
और वो मुझ पर बरस पड़ी कि सहर, तुम तो बस हर वक्त मायके भागने की करती हो, तुम तो कभी घर में टिकती ही नहीं हो। मेरी बेटियां यहाँ काम करने के लिए नहीं आती कि वो किचन संभाले और तुम मटर गश्ती करो। अब ये पर्स रखो और किचन में जाओ, इनके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? क्या मैं इस बुढ़ापे में चूल्हे के आगे खड़ी होंगी? उनके ये अल्फाज मेरे सीने में तीर की तरह व्यवस्थ हो गए थे। मैं साकित खड़ी रह गई थी। मेरा जी चाह रहा था कि चीख कर कहूँ कि आपकी बेटियां तो आए रोज यहाँ आती हैं और मैं पूरे 20 दिन बाद सिर्फ 2 घंटे के लिए जाना चाहती थी। क्या मेरा कोई हक नहीं है? लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकी थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने खामोशी से कमरे में जाकर अपना जोड़ा उतारा और दोबारा वही पुराना सूती सूट पहन लिया और किचन की तरफ बढ़ गई, जहां नंदों की फरमाइशें मेरा इंतजार कर रही थीं। सारा दिन मैंने आंसू पीते हुए गुजारा था। मैं कबाब तल रही थी और मेरा जहन अपनी माँ के घर में भटक रहा था, जहाँ मैंने सुकून के चंद लम्हे गुजारने का ख्वाब देखा था। शाम को जब ज़ीशान दफ्तर से वापस आए तो मुझे किचन में काम करता देखकर हैरान रह गए। उन्होंने हॉल में कदम रखते ही पूछा कि सहर, तुम मम्मी के घर नहीं गई? मैंने तुम्हें कहा तो था कि चली जाना। मैंने चूल्हा बंद किया और उनकी तरफ देखा। मेरी आवाज़ बोझल थी। मैंने कहा कि ज़ीशान में तैयार हो गई थी, लेकिन अम्मी और आपकी बहनों ने जाने नहीं दिया। उनका कहना था कि मेहमान आए हैं तो मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ज़ीशान ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर कंधे उचकाकर सोफे पर बैठ गए और कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, फिर कभी चली जाना। अब अम्मी और आपा कह रही हैं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए थी ना। वैसे भी घर की रौनक तो इन्हीं से है। ज़ीशान का ये बेहिस्सी भरा जुमला सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया था। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो मेरी तरफदारी करेंगे या कम से कम मेरी उदास आंखें देखकर मेरा दुख बांटेंगे, लेकिन उन्हें भी अपनी बहनों की आसाइश अजीज थी। मैंने महसूस किया कि मैं इस घर में सिर्फ एक जीती जागती लाश बन चुकी हूँ, जिसका काम सिर्फ दूसरों को सुकून पहुँचाना है, चाहे उसका अपना सुकून खाक में क्यों न मिल जाए। मैंने दोबारा कढ़ाई में चम्मच चलाना शुरू कर दिया था और अब मेरे आंसू भी खुश्क हो चुके थे, क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा दुख हो वहाँ रोना भी खत्म हो जाता है। ज़ीशान के साथ वो तल्ख कलामी और मायके ना जा पाने का दुख दिल में लिए कई दिन गुजर गए थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने अपने आप को कामों में इतना मसरूफ कर लिया था कि किसी से बात करने का वक्त ही ना मिले। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत गैर मामूली तौर पर बोझल रहने लगी थी। सुबह उठती तो सर चकराता और सारा दिन नकाहत महसूस होती थी। इतवार का दिन था और ज़ीशान घर पर थे। उन्होंने मेरी पीली रंगत देखी तो इसरार करके मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर की क्लिनिक में बैठे हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने मुस्कुराकर हमें मुबारकबाद दी तो ज़ीशान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा कि ज़ीशान साहब, खुशखबरी तो है, लेकिन इनकी हालत बहुत कमजोर है। प्रेगनेंसी काफी नाजुक है। इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। कोई भारी काम या ज्यादा थकान इनके लिए और बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। ये सुनते ही ज़ीशान ने मेरा हाथ थामा और वादा किया कि वो अब मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। हम खुशी खुशी घर वापस आए और अम्मी को ये खबर सुनाई तो अम्मी भी एक लम्हे के लिए खुश हुई और कहने लगी कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे बेटे की नस्ल बढ़ने वाली है। ज़ीशान ने अम्मी से साफ कह दिया कि अम्मी, डॉक्टर ने इसी काम से मना किया है, अब हमें इसका बोझ बांटना होगा। एक हफ्ता तो सुकून से गुजरा। ज़ीशान खुद किचन में मेरी मदद करते थे और अम्मी भी थोड़ा बहुत हाथ बटा लेती। मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है, लेकिन ये सुकून आर्जी था। अभी अगला इतवार ही आया था और ज़ीशान किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर गए हुए थे कि मेरी तबीयत सुबह से ही बहुत ख़राब थी। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया था कि अचानक घर की घंटी बजी और वही जानी पहचानी आवाज़ें हॉल में गूंजने लगी। नाइला आपा, शाइस्ता और आसमा अपने बच्चों की फौज लेकर धमाक से अंदर आ पहुंची थी। उनके आने से घर का सुकून लम्हों में गरत हो गया था। नाइला आपा किचन देखकर मेरे कमरे में आ गई थी। सहर, ये क्या, दोपहर होने को आई है और अभी तक नाश्ता नहीं बना और किचन भी ऐसे ही पड़ा है। मैंने बेड से टेक लगाकर लरसती आवाज़ में कहा कि आपा, मेरी तबीयत बहुत बोझल है। ज़ीशान भी घर पर नहीं है और डॉक्टर ने मुझे सख्ती से आराम का कहा है। नाइला आपा ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहने लगी कि लो, कर लो बात, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। ये तुम जैसे लोग ही होते हैं जो जरा सी बात को सर पर सवार कर लेते हैं। चलो उठो और बच्चों के लिए कुछ बनाओ, वो सुबह से भूखे हैं। अम्मी भी कमरे में आ गई थी और नायला की तरफदारी करते हुए बोली कि सहर देखो, बेटियां आई हैं तो क्या वो यहाँ भूखी बैठेंगी? डॉक्टर तो डराते ही रहती हैं, थोड़ा बहुत काम करने से कुछ नहीं होता। जाओ शाबाश, किचन संभालो। मैंने रोते हुए कहा कि अम्मी, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। लेकिन शाइस्ता ने वही खड़े होकर तंज किया कि भाई को तो तुमने मुट्ठी में कर ही लिया है कि वो तुम्हारे लिए हमें आंखें दिखाने लगा है। अब ये बीमारी का बहाना बनाकर हमें यहाँ से भगाना चाहती हो? उनकी बेहिस्सी देखकर मेरा दिल कटने लगा था। मैंने हिम्मत जमा की और किचन में चली गई। प्याज काटते हुए मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। मैंने बामुश्किल परांठे तैयार किए और जब कबाब तलने लगी तो किचन की हब्स और तेल की बूंदें मेरा दम घोंट दिया। मैंने दीवार का सहारा लिया ताकि गिर ना जाऊं। नाइला आपा बाहर हॉल में बैठकर ऊंची आवाज में कह रही थी कि देखिए अम्मी, कैसी मकार है। पहले ऐसे लेटी थी जैसे जान ही ना हो और अब देखो किचन में कैसे खड़ी है। ये सब हमें नीचा दिखाने के ड्रामे हैं। इसी दौरान घर का दरवाजा खुला। ज़ीशान का काम जल्दी खत्म हो गया था। वो थके हारे वापस आए थे,
लेकिन जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, नाइला की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वो कह रही थी कि तुमने मेरे भाई को अपना गुलाम बना लिया है, जो वो हमारी बात सुनता ही नहीं है। ज़ीशान ने जब ये सुना तो उनका पारा हाई हो गया। वो खामोशी से किचन की तरफ बढ़े, जहाँ मैं पसीने में शराबूर देखती था, मैं गिरने ही वाली थी। ज़ीशान ने जब ये मेरा हाल देखा, उनकी आंखों में खून उतर आया। नाइला आपा ने जैसे ही ज़ीशान को देखा, वो फ़ौरन पैंतरा बदल कर बोली कि भाई देखो, सहर को हमने कहा कि चाय बना दो तो ये हम पर चिल्ला रही है। ज़ीशान ने नाइला की बात काटकर इतनी ज़ोर से धड़ा कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया कि बस बहुत हो गया आपा, मैंने अपने कानों से सब सुन लिया है कि आप लोग एक हामला औरत के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? इसे इस हाल में देखकर भी आपका दिल नहीं पसीजा? ज़ीशान के गुस्से की गूंज अभी पूरे हॉल में थमी नहीं थी। नाइला आपा शाइस्ता और आसमा पत्थर की बुत बनी अपनी जगहों पर साकित खड़ी थी। ज़ीशान ने जिस शिद्दत से मेरा बाजू थामकर मुझे सहारा दिया था, उसमें दुख भी था और अपनी गलती का पछतावा भी। वो मेरी पीली रंगत और माथे पर पसीने की बूंदें देखकर लरस उठे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर अपनी बहनों की तरफ मुड़कर गरजदार आवाज में कहा कि क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि शहर की हालत क्या है? डॉक्टर ने इसे सख्ती से आराम का कहा था और आप लोग यहाँ बैठकर इसे फरमाइशें कर रही हैं। नाइला आपा ने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा कि भाई हम तो बस, लेकिन ज़ीशान ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और बोले कि बस बहुत सुन लिया मैंने, और ये तंज कि मैं इसका गुलाम बन गया हूँ। अगर अपनी बीवी का ख्याल रखना और उसकी तकलीफ को समझना गुलामी है तो हाँ, मैं गुलाम हूँ। अम्मी ने मुदाखलत करनी चाहिए कि ज़ीशान बेटा, ये क्या तरीका है बहनों से बात करने का? लेकिन ज़ीशान का रुख अब उनकी तरफ था। अम्मी जी, आप तो माँ हैं, आपको तो एहसास होना चाहिए था कि सहर आपके पोते की माँ बनने वाली है। अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या ये मेरी बहन इसका बदला दे पाती? आज के बाद इस घर में कोई सहर पर जुबान नहीं चलाएगा और ना ही इसे कोई काम कहेगा। ये इस घर की बहू है, कोई मुलाजमा नहीं है। अगर किसी को इस घर में मेरे और सहर का साथ चाहिए तो उसे सहर की इज्जत करनी होगी, वरना मैं आज ही इसे लेकर यहाँ से अलग हो जाऊंगा। ज़ीशान की ये दो टोक बात सुनकर अम्मी जी के हाथ से तस्वीर गिरते गिरते बची और नाइला आपा की नजरें शर्म से झुक गई थीं। फिर ज़ीशान मुझे सहारा देकर कमरे में ले आए और बेड पर लिटाकर खुद मेरे पाँव दबाने लगे। उनकी आंखों में नमी थी। वो बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहे थे कि सहर मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारा सुकून समझ लिया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे अपने ही मेरे घर की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनका हाथ थाम लिया। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा शौहर मेरी ढाल बनकर मेरे साथ खड़ा है। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। नंदे चुपचाप अपने अपने घर को लौट गई थी और अम्मी जी भी अपने कमरे में दुबक कर बैठ गई थी। अगले चंद दिन घर का माहौल तनाव का शिकार रहा था, लेकिन ज़ीशान अपने फैसले पर डटे रहे थे। वो सुबह दफ्तर जाने से पहले मेरे लिए नाश्ता खुद बनाते और अम्मी को ताकीद करके जाते कि सहर को बिस्तर से नहीं उठने देना। आहिस्ता आहिस्ता अम्मी के रवैये में तब्दीली आने लगी थी। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, या शायद वो ज़ीशान को खोने के डर से बदल गई थी। एक हफ्ते बाद नाइला आपा और शाइस्ता फिर आई। मेरा दिल धक से रह गया कि कहीं फिर से वही सब शुरू ना हो जाए, लेकिन इस बार मंजर मुख्तलिफ था। नाइला आपा सीधी मेरे कमरे में आई और मेरे बेड के कोने पर बैठ गई। उनकी आंखों में वो पुरानी शौखी और तंज नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से कहा कि सहर, हमें माफ़ कर दो। हम अपनी अना और आसाइश में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हारी तकलीफ नजर ही नहीं आई। ज़ीशान ने जब हमें आईना दिखाया तो हमें अपनी हकीकत का पता चला। सहर, तुम भी तो हमारी बहन जैसी हो। हमने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। शाइस्ता भी पीछे खड़ी थी। उसने भी आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा और बोली कि भाभी, अब आप आराम करेंगी। आज का सारा खाना हम खुद बनाएंगे और घर की सफाई भी हम मिलकर करेंगे। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी कि क्या ये वही लोग हैं जो मुझे तंज के तीर मारती थी। आज वाकई नाइला आपा और शाइस्ता ने मिलकर किचन संभाला था। जब मैं वहाँ गई तो आसमा मेरी तरफ देखते हुए बोली कि सहर, अब बस तुम ये बताओ कि चावल में कितना पानी डालना है। आसमा ने हंसते हुए पूछा तो मैं भी मुस्कुरा दी। वो सब मिलकर काम कर रही थी और अम्मी भी उनके साथ हाथ बटा रही थी। शाम को जब ज़ीशान वापस आए तो घर का बदला हुआ नक्शा देखकर उनके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने देखा कि उनकी बहनें किचन में मसरूफ़ हैं और मैं आराम से सोफे पर बैठी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और घर की फ़िज़ा दिन ब दिन खुशगवार होती जा रही थी। अब मेरी नंदें आती तो वो मेहमान बनकर नहीं, बल्कि घर की बेटियों की तरह काम बांटती। वो मेरे लिए फल और तोहफे लाती थी और हम घंटों बैठकर बातें करते थे। मुझे अब अपना घर वाकई अपना लगने लगा था। ज़ीशान का वो एक बार बोलना मेरे लिए पूरी ज़िंदगी का सुकून बन गया था। उन्हें भी एहसास हो गया था कि बीवी सिर्फ कुर्बानी देने के लिए नहीं होती, उसे भी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। सच तो ये है कि जब शौहर अपनी बीवी के हकूक़ के लिए खड़ा होता है तो पूरा ससुराल खुद ब खुद सीधा हो जाता है। कुछ महीनों बाद जब अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजा तो पूरे घर में खुशियों का समा था। नाइला आपा, शाइस्ता और आसमा ने मिलकर
बच्चे का अकीका किया और सारे इंतजाम खुद संभाले। मुझे एक लम्हे के लिए भी किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैंने जब अपने नन्हे शहजादे को गोद में लिया और ज़ीशान की तरफ देखा तो मुझे लगा कि मेरी सारी थकान और पिछले दुख मिट चुके हैं। आज मेरा घर एक मिसाली घर बन चुका था, जहाँ हर रिश्ता अपनी हदूद में रहकर एक दूसरे का एहतराम करता है और जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है। और ये सब ज़ीशान की वजह से हुआ था। अगर वो मेरे लिए स्टैंड ना लेते तो आज मैं पहले वाले हालात से गुजर रही होती। शोहर को बिल्कुल ऐसे ही अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना चाहिए, इससे ही घर में सुकून रहता है।